हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। न्यूलाइट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके अंदर टोटल 4 प्रश्न हैं, ठीक। और इन चारों क्वेश्चंस को आपको केवल समीकरण के रूप में लिखना है, मतलब और कुछ नहीं करना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक। मतलब समीकरण बना के बस छोड़ देना है। क्वेश्चन के सबसे ऊपर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होगा कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक। तो आइए दर्शाते हैं इसको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, तब समझ में आपको आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। देखिए बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड। आयताकार समझ पा रहे होंगे आप। आयताकार का मतलब क्या होता है, देखिए इसको बोला जाता है आयताकार भूखंड, ठीक। आयताकार भूखंड हो गया, एक जमीन है, ठीक है। आयताकार का क्षेत्रफल दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। ये क्षेत्रफल है, इसका पूरा एरिया कितना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, इसकी चौड़ाई है इसके दुगुने से एक अधिक है। अब बात को फिर से एक बार समझिएगा ध्यान से, यही मेन पॉइंट है जो आपको समझना है, जो आपको मानना है, ठीक है। सुनिए, क्षेत्र की लंबाई, लंबाई का मतलब ये हिस्सा, ठीक। चौड़ाई के दुगुने से, चौड़ाई मतलब इससे, इसके दुगुने से एक ज्यादा है। मतलब अगर अगर हम इसको मान ले x, ध्यान समझिएगा, इसको क्या मान ले x, तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से, इस चौड़ाई माने x से दुगुने से, दुगुने से माने 2x, एक ज्यादा है, प्लस क्या कर देंगे 1। ये हो गया आपका मानने का तरीका। अच्छा, मानते किसको है, देखिए जिसके साथ c लगा रहता है उसी को मानते हैं। जैसे चौड़ाई c, चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई पहले मानेंगे, याद रखिएगा ना। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे माना। अच्छा आगे पढ़ लीजिए, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो इसलिए माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि मीटर में चल रहा है, ठीक। तो जो लंबाई बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, लंबाई जो हो जाएगा वो दुगुना से एक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये बन गया आपका लंबाई, ठीक। ये चौड़ाई, ये लंबाई, वो खुद ही बोल रहा है दुगुना से एक ज्यादा। दुगुना मतलब 2 कर देंगे, 2x दुगुना हो गया, और एक ज्यादा मतलब +1। अगर ये कम कहता तो माइनस कर देते, ये बात याद रखिएगा। ये हो गया मानने का पूरा सिस्टम या तरीका, ठीक। अब क्या करना है समझिएगा। अब बोल रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल आपको दिया है, लिख लीजिए। लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो सुना आपने जरूर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। इसकी जगह पे ये लिख दिया हमने, और बराबर में आपका जो 528 है सेम उसी तरीके से रहने दीजिए। लंबाई की जगह पे लंबाई वाला मान रखिए और चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई वाला मान बस रख दीजिए। तो लंबाई की जगह पे ये रखना है 2x + 1, चौड़ाई की जगह पे ये रखना है x बराबर 528, ठीक। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका दोनों में गुणा कर दीजिए। एक बार x का गुणा 2 में करेंगे, 2x में, तो ये बन जाएगा 2x²। और जब इस x का गुणा 1 में करेंगे तो 1x आएगा, 1 लिखा नहीं जाता। 528 को इधर लाइए तो ये बन जाएगा -528 बराबर में 0। और यही तो हमको बस करना था, केवल समीकरण के रूप में निरूपित करना था। ये है समीकरण, बन गया, ठीक। अच्छा, इसमें बोला है लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या लंबाई चौड़ाई निकालना है? निकालने के लिए एक समीकरण बनाना है, तो ये बन गया। हाँ, आपकी अगर आपका इच्छा करता है तो आप क्या करें, इसको गुणनखंड करके x का मान निकाल लीजिए। 2 तो निकलेगा मान, गुणनखंड होगा। एक बार इस पहले के बराबर 0, दूसरे बराबर 0, और x का मान निकाल लेंगे, उसी से हमको लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन इस सवाल में तो हमको बस इतना ही करना है। एक बात और जान लीजिए, जब भी पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो वो पूरा ही करने के लिए बोलेगा, ये बात याद रखिएगा।
तो अभी के लिए तो आप इसको सीख लीजिए कि इतना कैसे बनाते हैं। अगर आपको इतना आ गया तो इसके बाद तो गुणनखंड ही करना है, जो हम लोग पहले से ही दूसरे पाठ में और चौथे पाठ में दूसरे पाठ में सीख चुके हैं बढ़िया से हम लोग, ठीक है। और चौथा में भी सीखेंगे और तरीके अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अभी फिलहाल इतना ही करना है। हाँ, आगे कुछ सवाल आपको मिलेंगे जिसको पूरा करना पड़ेगा, समीकरण भी बनाएंगे, हल भी करेंगे। तो अभी के लिए इसको इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये प्रश्न समझते हैं, ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपका जो प्रश्न है केवल इतना ही बड़ा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका लैंग्वेज जो ये बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है, 2-3 प्रश्न है और बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आते भी हैं लगभग हर बार, ठीक। तो ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए। जब भी कहेगा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ना, ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत। तो जब भी कभी कहेगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत, क्रमागत अगर बोल दिया केवल क्रमागत, तो हमेशा आपको मानना है x पहला संख्या, दूसरा संख्या x+1 मानना है, तीसरा संख्या x+2 मानना है। वो जितना संख्या बोला रहेगा उस हिसाब से हम मान लेंगे। जैसे इसमें 2 बोला है ना, तो हम 2 संख्या कौन सा मानेंगे, पहला और ये दूसरा, ठीक है। आ गया समझ में। अगर इसने बोल दिया सम क्रमागत, ध्यान से बात को समझिएगा, सम क्रमागत, अगर इसने बोल दिया कि सम क्रमागत संख्या बताइए, सम क्रमागत संख्याओं का मतलब गुणनफल या जो भी हो, अगर सम बोल दिया तो आपको एक x मानना है और एक x+2 मानना है। अगर तीसरा भी बोला है कहीं तो x+4 मानना है। लेकिन अभी के लिए तो आप में जितने भी सवाल है केवल 2 ही संख्या बोलेगा, 3 संख्या बोलेगा ही नहीं, ठीक है। 2 तक आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं बोल दिया विषम, क्या बोल दिया, विषम क्रमागत, तो जब कभी विषम बोलेगा तो आप मान लीजिएगा एक संख्या 2x+1 और दूसरा मान लीजिएगा 2x+3। इस तरह से हर बार 2x करके 1, 3, 5, 7 करके मानना है, ठीक है। तो ये हो गया। जबकि आपके क्वेश्चंस में ज्यादातर ये और ये मिलेगा, ये भी मिल सकता है क्वेश्चन में, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये उदाहरण में आपको मिलेगा, लेकिन आपको जानना तीनों बहुत आवश्यक है, क्योंकि पता नहीं क्या बोल लेगा क्वेश्चन, क्या पूछ लेगा। तरीका तो यही रहेगा, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसमें पढ़िए फिर से, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए, दो क्रमागत मतलब एक x और एक x+1। मन में आ गया, ठीक। तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, ठीक। यही मानना है। अगर कहीं यहाँ पे बोल दिया होता विषम या सम तो उस हिसाब से हम ये मान लेते, ये मान लेते, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा कि बोल रहा है कि का गुणनफल, गुणनफल माने इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। बहुत आसान है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो बहुत बड़ी समस्या नहीं, ठीक। तो इन दोनों का गुणनफल x और इंटू x+1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। ये रहा 306, हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, काम खत्म। तो x का x में गुणा होगा x², x का 1 में गुणा होगा केवल x आ जाएगा, 1x 1 लिखा नहीं जाता, और 306 को इधर ला देंगे तो -306। और ये हो गया आपका समीकरण तैयार।
और हमको केवल समीकरण ही बनाना है, हल नहीं करना है। आपका इच्छा कर रहा है तो इसको हल कर लीजिएगा। गुणा करने पे 306, घटाने पर 1, गुणनखंड कर लेंगे। जो x का मान आएगा, मान लीजिए x का मान आया 12, कितना है 12, तो x का मान आएगा 12, तो पहली संख्या 12 हो जाएगी और दूसरी संख्या 12 प्लस 1 यानी 13 हो जाएगी। ठीक है, जबकि इसमें 2 मान निकलता है तो एक अमान्य हो जाता है। ठीक, अगर माइनस माइनस में आया, क्योंकि धन पूर्णांक बोला है, धनात्मक तो धन में आना चाहिए, ऋण वाला अमान्य हो जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए तो इतना ही करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा या हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने की दृष्टि से। ठीक है, ऐसे प्रश्न आगे आपको मिलेंगे और पीछे हम लोग कर भी चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर रोहन 10 साल का होगा तो उसकी मां 26 साल उससे बड़ी होंगी, तो 36 साल की होगी उसकी मां। 10 में से 26 जोड़ दीजिए। अगर रोहन x साल का होगा तो उसकी मां कितनी होगी, x प्लस 26 साल की। क्लियर, यही बात ध्यान दीजिएगा ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं रोहन की आयु या उम्र। ठीक, लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक, ये हमने मान लिया कि रोहन जो है वो x वर्ष का है, 10 साल 20 साल 25 साल इस तरह से x वर्ष। तो जो मां है, मां की आयु कितनी हो जाएगी, जो मां है वो मां की आयु हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है ये बात, ये तो फिक्स है कि 26 वर्ष हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात में 3 वर्ष बाद। और पीछे हमने पढ़ा था जब कभी किसी सवाल में उम्र वाले में 3 वर्ष बाद बोल दे तो दोनों में 3-3 वर्ष जोड़ना पड़ता है। ठीक, 3-3 वर्ष जोड़ना पड़ता है। बल्कि छोटा सा काम करिएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु लिख लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान लिख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए, तो लिखेंगे सबसे पहले 3 वर्ष बाद की इनकी उम्र निकालिए। तो बताइए 3 वर्ष बाद जो रोहन है वो x प्लस 3 साल का हो जाएगा और जो उसकी मां है x प्लस 26 प्लस 3 साल हो जाएंगे, 3-3 साल बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है वो कितना हो जाएगा, रोहन की आयु ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 वर्ष, इतना उम्र हो जाएगा उसका, रोहन का उम्र। ठीक, और उसके मां की जो आयु है वो कितना हो जाएगा, तो सेम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात मां की आयु बराबर, तो वो हो जाएंगी इसकी मां x प्लस 26 प्लस 3, यानी अगर इसको भी जोड़ दें तो x प्लस 29 वर्ष। ठीक, ये हो गया, ये उसकी मां की आयु है, ये उसकी आयु है। चूंकि 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल कितना है 360, इसलिए हमको 3 वर्ष बाद का उम्र तो चाहिए ही चाहिए। अब इन्हीं दोनों का गुणा कितना कर देंगे 360 लिख देंगे, इन्हीं दोनों का गुणा। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, लिखेंगे x प्लस 3 इंटू x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना है 360 है, यही तो हमको बताना था। ठीक, कि दोनों का गुणनफल 360 होगा। अब बस इसका गुणा करने आपको आना चाहिए, बस, बाकी तो बहुत ही आसान है। देखिए
ऐसे होगा गुणा। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, अगर आपको गुणा नहीं आता तो सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको पकड़िए और इसका गुणा x में कराइए, ठीक है। फिर पूरे को इसको पकड़िए, फिर इसका गुणा एक बार +3 में कराइए, 2 बार कराइए। तो लिखेंगे क्या, x हमने ले लिया, अब फिर इस पूरे को लिखिए x + 29 हो गया, फिर +3 इसमें गुणा कराइए इसका x + 29, ठीक, और बराबर 360। ये हो गया। मतलब इस पूरे का गुणा एक बार x के साथ, फिर इस पूरे का गुणा एक बार 3 के साथ, 2 बार अलग अलग तोड़ देना है। अब इसका गुणा दोनों में करा के ब्रैकेट हटा दीजिए, इसका गुणा दोनों में करा के ब्रैकेट हटा दीजिए। तो x का गुणा x में होगा, क्या बन जाएगा, x²। x का गुणा 29 में होगा तो 29x। 3 का गुणा x में होगा तो 3x, और 3 का गुणा 29 में होगा तो 29 तिया कितना होता है, 29 तिया 57 कर लेते हैं गुणा, ठीक है। अगर पहाड़ा नहीं आ रही 29 का तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो 3 9 27, शायद 87 आएगा ना, 3 9 27 और 3 2 6 2 8 आ गया 87 87। 3 9 27 हाथ से 2 और 3 2 6 और 2 8, डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। और 360 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा, क्योंकि उधर से सब कुछ इधर आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों को केवल हमको घटाना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, x में x जुड़ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32x। यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, प्लस माइनस हमेशा घटाना किया जाता है, घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो घटाएं कैसे, या तो आप यहाँ बगल में लिखे 360 - 87 घटा लीजिए, या तो डायरेक्ट घटाइए। देखिए 7 जाएगा 0 में से तो जाएगा नहीं, एक इसको देगा 10 में से 7 गया तो बचेगा कितना, 3। एक इसको दिया तो यहाँ 5 है, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो एक इसको देगा 15 में से 8 गया 7, ठीक। एक इसको दिया तो यहाँ 273 बराबर में, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक। केवल समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया। अब चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। ये है रेलगाड़ी वाला प्रश्न और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। और थोड़ा सा ये समझने में परेशानी होता है, इसलिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, सुनिए, क्योंकि जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी समझने में दिक्कत होता था, ठीक है। देखिए आइए, सबसे पहली बात ना, जब भी रेलगाड़ी वाला सवाल आए तो आपको एक छोटा सा फार्मूला पता होना चाहिए। क्या, सुनिए, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, चाल बराबर दूरी और बटे में समय, ठीक है। ये आपने जरूर ही सुना होगा सूत्र को। तो क्या हम यहीं से समय का फार्मूला निकाल सकते हैं, समय को उधर भेज दीजिए, चाल नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा समय बराबर दूरी बटे में चाल, ठीक। यानी जब भी कभी हमको समय निकालना होगा किसी चीज का, तो दूरी जितना जाना है उसमें चाल से यानी उसके स्पीड से भाग दे देंगे तो समय पता चल जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, खासकर रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से लगता है ये क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल को बढ़िया से पढ़ते हैं, सुनिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है उसे 480 किलोमीटर जाना है, ठीक है। अब समझिएगा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पढ़ते हैं किलोमीटर प्रति आवर माने घंटा, कम होती तो अगर इसकी स्पीड को, जैसे वो जा रही है एक समान चाल से 480 किलोमीटर ना, अगर उसकी स्पीड को जो इतना तेज जा रही है उसको थोड़ा कम कर दे, ऐसे आराम से जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड कम कर दे, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, अधिक समय लेती है, कहने का मतलब ये है
3 घंटे अधिक समय लेती है, फिक्स है, वो तो लेगी ही लेगी। अगर उसका स्पीड एक समान था तो सही था, जा रही थी, लेकिन जब उसका धीरे कर देंगे तो 3 घंटा लेट पहुंचे चाहे 4 घंटा लेट तो होगा, क्योंकि स्लो हो गई ना थोड़ा। बात को देखिए, बस समझिएगा, पहले समझ लीजिए तब मैं सवाल को बढ़िया से कराता हूँ। 3 घंटे उसको अधिक लगता है वहां पहुंचने में। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक, रेलगाड़ी का चाल निकालना है। अब बिल्कुल परफेक्टली तरीके से समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो पूछा है वो मानिए, लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानते हैं, ठीक है, फिक्स किलोमीटर प्रति घंटा इसी में मानिए, क्योंकि आपका इसी में सब कुछ चल रहा है, इसी में मानना उचित है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करना है, अब सवाल को समझिएगा। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाती, तो याद रखिएगा जब भी सवाल ऐसा आएगा तो आपको हमेशा समय पर काम करना है, समय वाला फार्मूला लगाना है, ठीक। अच्छा, कितना दूरी तय करा है लिख लीजिए, तो लिख लेंगे कुल दूरी कितना तय करा है। कुल दूरी जो जा रहा है वो 480 किलोमीटर जा रहा है, ठीक। तो इसमें लिख लेंगे तो लगा समय, तो लगा समय, और समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे में चाल। चलिए बताइए दूरी कितना है, 480, चाल कितना है, x हमने मान लिया है, और ये समय है तो इसको किसमें लिखेंगे, घंटा। क्लियर। कहने का मतलब है कि 480 किलोमीटर जाने में उसको 480 बटे x घंटा लगता है समय वहां पहुंचने में। अब आपका मन कह रहा होगा ये बटे में कैसा है, यक्स कैसा है, तो अभी इसका मान हमको 100% क्लियर नहीं है ना, इसलिए ऐसा है, नहीं तो 3 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कुछ आता। तो अभी के लिए तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि 480 बटे x घंटा उसको लगता है कहां पहुंचने में, 480 किलोमीटर जाने में उतना दूर इतना घंटा लगता है। अब आगे समझिएगा बात को, क्या है कहानी। समय पता चल गया, इस चाल से जब चल रहा था तब इतना समय लग रहा था। अब बोल रहा है चाल को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मतलब ये जो चाल x है इसको x माइनस 8 कर दे, 8 किलोमीटर कम कर दे प्रति घंटा, तो उसको पहुंचने में 3 घंटा लेट लगता है, देर लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक। अब समझिए, लिखेंगे अब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर लगा समय। अगर हम उसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो समय कितना लगेगा, बात को ध्यान समझिएगा। पहले समय कितना लग रहा था, 480 बटे x। अब इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब हम कम कर देंगे तो x माइनस 8 नहीं हो जाएगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पे जो समय लगेगा कितना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक। यानी चाल में हमको 8 कम कर देना है, अब इतना समय लगेगा उसको पहुंचने में, ठीक। अब बात को समझिएगा, अब आपका सवाल इतना तो आपको हर बार करना पड़ेगा, हर रेलगाड़ी वाले प्रश्न में, कक्षा 10 के जितने सवाल है इतना तो करना ही पड़ेगा, एक बार ऐसे एक बार ये। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसको अधिक लगा होगा, इस वाले ये समय ज्यादा लगा होगा कि ये समय ज्यादा लगा होगा, तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे कि इसका स्पीड जो है x है और इसका स्पीड क्या है, x माइनस 8 है, तो ये तो धीरे चल रहा है और ये तेज चल रहा है, तो ये जो समय होगा ये कम लगा होगा उसको पहुंचने में, और ये समय ज्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि ये तो धीरे चल रहा है ना, धीरे चलने वाला गाड़ी लेट से पहुंचेगा, तो ये समय बड़ा होगा और ये समय क्या होगा, छोटा होगा। तो इन दोनों को घटा करके कितना लिखेंगे जानते हैं, 3 लिखेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों 3 लिखेंगे, एक बार मुझे लिख लेने दीजिए
तब मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। तो पहले जो बड़ा वाला मान होगा ये बड़ा मान होगा, क्योंकि इसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो लिखेंगे 480 बटे में x माइनस 8 माइनस दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, आना है या लाना है 3 घंटा, 3 घंटा। ठीक, ये अब आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, क्योंकि खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि इसको 3 घंटे अधिक लगते हैं। 3 घंटे अधिक लगते हैं मतलब अगर ये 5 घंटा लेता होगा तो ये कितना घंटा लेता होगा, 3 घंटा ज्यादा यानी 8 घंटा पहुंचने में। अगर ये 10 घंटा लेता होगा पहुंचने में तो ये कितना लेता होगा, आप कहेंगे 13 घंटा, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा लगता है। तो हमेशा इन दोनों का जो घटाना होगा वो किसके बराबर आएगा, 3 के ही तो बराबर आएगा। सिंपल बात है, क्लियर है। किसी भी प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या किया जाए, तो इसका कर दीजिए तीर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सीधा सीधा। आप चाहें तो 480 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा डायरेक्ट करेंगे, बड़ा बढ़िया रहेगा। आइए दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 480x, फिर इसका गुणा यहाँ करिए। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, इसलिए 480 का x में होगा तो ये बन जाएगा 480x माइनस 8 का गुणा होगा इसमें, तो 8 का 0 में करेंगे तो 0, 8 का 8 में करेंगे 64, हासिल 6, 8 चौके 32 और 6 38, ये आ गया। और बटे में इन दोनों का कर दीजिए गुणा, तो इसका करेंगे तो x का इसमें होगा तो x स्क्वायर, x का 8 में 8x और बराबर में 3। तो ये रहा आपका तिर्यक गुणा। समझ में आया? फिर से एक बार मैं बताता हूं, समझिएगा। इसका गुणा यहाँ 480x, इसका गुणा वहां पे करेंगे तो इसका गुणा दोनों में होगा तो ये दोनों में मैंने कर दिया। और बाहर चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये मान के चलिए कि ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती करते ही करते हैं। ठीक है, बन गया। अब इसका गुणा कर दीजिए, x का दोनों में माइनस का दोनों में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे गुणा होगा कि माइनस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस, यहीं पे गलती होता है। तो ये हो जाएगा आपका 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस 3840, ठीक, बटे में x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में 3। ठीक, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसको इससे कट कर देंगे, या दोनों को घटाने पे आना तो 0 ही है तो हमने कट कर दिया। ठीक, अब इसके आगे यहाँ पे देख लिया जाए। देखिए अब क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है। तो हम जानते हैं इसका गुणा तो वहां हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भाग में है तो उधर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3840 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा दोनों में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 24x। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, इसका गुणा उसमें करा दीजिए, दोनों 3 का गुणा हो गया। अब इसको उधर पलट दीजिए, जब इसको उधर पलट देंगे तो ये हो जाएगा 0 के बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 3840। ठीक, क्योंकि ये 3840 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर इधर प्लस था। अच्छा, अब क्या ये 3 से सारा का सारा कट रहा है क्या, तो सबको 3 से भाग दे दीजिए, यानी सबको 3 से काट दीजिए। सबको अगर कट रहा है तो काट सकते हैं, ठीक है ना, काट दीजिए। सबको 3 से काटिएगा, 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा 3 8 24, 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इसको 3 8 24 और 0, अब बराबर में क्या लिख देंगे 0। कहने का मतलब मैंने इसको 3 से काट भी दिया और सीधा करके लिख दिया, पहले उधर वाले को फिर ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका आंसर। इसमें तो फिलहाल इतना ही करना है, लेकिन आगे सवाल आपको मिलेगा, अगला आगे सवाल मिलेगा जिसमें आपको ये पूरा करना पड़ेगा। पूरा करने का मतलब इसका गुणनखंड भी करेंगे। इस क्वेश्चन में तो केवल इतना ही बोला था कि समीकरण के रूप में निरूपित करना है, हो गया निरूपित। ठीक, ये आंसर है आपका।
अगर आपका इच्छा है तो आप इसका गुणनखंड करिए, x का वैल्यू निकालिए, दो मान आएंगे x के, एक मान जो होगा वो अमान्य होगा, दूसरा मान्य होगा। ठीक है, जो मान्य होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रेलगाड़ी कितने स्पीड से जा रही है। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैंने भी अपना पूरा कोशिश किया है समझाने का। अगर आपको ये सवाल ये सब समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।